तो पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और वैद्युत द्विध्रुव की चर्चा की। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि किसी डायपोल के द्वारा डायपोल के अक्ष पर, इस अक्ष पर इधर चाहे इधर इस साइड में कहीं भी अक्ष पर स्थित कोई बिंदु हो, उस बिंदु पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। और दूसरा जो हम जानेंगे, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये डायपोल की तरह काम कर रहा है, ये नेगेटिव पोल है और ये मान लीजिए पॉजिटिव पोल है, तो और ये इसका मिडिल पॉइंट है या सेंटर है डायपोल का। अब सेंटर से जो लंबवत परपेंडिकुलर ये जो प्लेन है, इस प्लेन पर स्थित कोई भी जो सेंटर के ठीक सामने कोई भी पॉइंट हो, जैसे मान लीजिए पॉइंट हम बना लेते हैं इस पर, तो ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इस डायपोल के द्वारा डायपोल के परपेंडिकुलर एक प्लेन हमने लिया और इस प्लेन पर इस बिंदु, चाहे ये जितने भी बिंदु है सेंटर के ठीक सामने हैं, इस बिंदुओं पर डायपोल के पॉजिटिव और नेगेटिव पोल के द्वारा पूरा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगता है। तो ये दो चीज़ें हम जानेंगे, एक डायपोल के एक्सिस पर, ये डायपोल हो गया, इसके एक्सिस पे यहाँ या यहाँ, टोटल इन दोनों ही चार्जों के द्वारा टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम ज्ञात करेंगे। और दूसरा इसके विषुवतीय तल में, इसको विषुवतीय तल कहा जाता है या इक्वेटोरियल एक्सिस, इक्वेटोरियल प्लेन में किसी भी पॉइंट पे हम इन दोनों ही चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो फाइंड आउट करेंगे। अभी फ़िलहाल जो पहला है कि एक्सिस पर, फॉर एक्सिस ऑन ये फॉर पॉइंट ऑन एक्सिस, मतलब पहला हम ये कर लेते हैं कि अक्ष पर स्थित तो पहला हम जानेंगे अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर क्षेत्र का मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड से है, यहाँ हम केवल क्षेत्र ही बोलेंगे। क्षेत्र दो होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की तो यहाँ चर्चा की नहीं जा रही है, यहाँ सिर्फ क्षेत्र का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही समझेंगे, यानी कि वैद्युत क्षेत्र ही समझेंगे। तो किसके अक्ष पर, तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर कहीं भी पॉजिटिव साइड की तरफ या नेगेटिव साइड की तरफ, इस अक्ष पर कोई भी यहाँ पॉइंट ले लें, इन किसी भी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हम फाइंड आउट करने वाले हैं। अब इसमें हम अगर गौर से देखें तो आपको ये लगेगा कि इसके द्वारा जो फील्ड बनेगा और इसके द्वारा जो फील्ड बनेगा, दोनों के चूँकि चार्ज इक्वल हैं तो टोटल फील्ड इस पर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है, क्या है, नेगेटिव है। लेकिन वस्तुतः ऐसा होता नहीं है, इसके कुछ कारण हैं, ठीक है। और उन्हीं कारणों को जानते हुए हम ये प्रूव करेंगे या फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, या हम ये कह लेंगे डेरिवेशन करेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा किसी पॉइंट पे। तो हमने एक इसके एक्सिस पे, मतलब डायपोल के एक्सिस पे एक पॉइंट P ले लिया हुआ और इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फील्ड हम लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q, मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो इसका मतलब हुआ कि पॉजिटिव चार्ज Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र को हम दिखा लेंगे किससे, वेक्टर E प्लस Q से, ठीक है। अगर हम वेक्टर की बात ना करें, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, तो हम ये जानते हैं कि 1/4πε0 इंटू Q/r² होता है। अब यहाँ देख लें r² क्या है, तो देखिए डायपोल से कभी भी कोई दूरी मापना हो तो उसके सेंटर से वो दूरी मेज़र की जाती है, सेंटर इसका वो है, और डायपोल के बीच की दूरी हमने 2a लिया हुआ है, यानी सेंटर से अगर एक साइड के तरफ की, एक तरफ के चार्ज की अगर डिस्टेंस कहें तो हम कितना a है, और इसका भी डिस्टेंस कितना a है, आप ये a और a, ताकि दोनों मिलके 2a हो, हाफ का चक्कर ना रहे, इसलिए हमने यहाँ 2a लिया हुआ है, a भी ले सकते हैं। तो अभी हम इस पॉइंट की बात करें इस चार्ज के लिए, तो यही दूरी हम मेजर करेंगे ना, ये डिस्टेंस मेजर करेंगे। अब ये डिस्टेंस जो है, हम ये देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस कहीं दिया ही नहीं हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज से उस पॉइंट की दूरी कितनी है, दिया क्या हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है a, और डायपोल के सेंटर से उस पोल की दूरी, उस पॉइंट की दूरी r है। तो हम टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये डिस्टेंस बच जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे क्या, r माइनस a होल स्क्वायर, r से a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ
अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ वेक्टर ई लिख देंगे और यहाँ आप इसका डायरेक्शन कैसे शो करेंगे, क्योंकि ये तो सब डिस्टेंस है, इसमें से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि हम आर को ही वो वेक्टर पोजीशन वेक्टर लेकर कर लेते हैं, स्थिति सदिश लेके कर लेते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, सेंटर भी उसी एक्सिस पे है, तो फिर यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो यूज करेंगे। किसका डायरेक्शन यूज करेंगे, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन यूज करेंगे। अब वो डायरेक्शन कैसे यूज करेंगे, देखिए पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर ये कोई डायपोल है तो डायपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर p इक्वल टू 2aq या 2qa भी कह सकते हैं इंटू कैप p, जहाँ कैप p क्या है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। और डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का हमेशा किधर से किधर की तरफ होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, तो हम वही यूज कर लेंगे, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। और आप ये देख रहे हैं कि चार्ज q के द्वारा जो p पे फील्ड लगाया गया उसका भी डायरेक्शन उधर ही की तरफ है। तो जिधर डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का है वही सेम डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है, सेम डायरेक्शन है। तो आप यहाँ इसको ऐसे लिख लीजिए, कैप p लिख लीजिए और इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। आया समझ में, अकॉर्डिंग टू NCERT। अब बाकी बुकों में क्या है वो मैं नहीं उसको यहाँ नहीं दे रहा हूँ, है ना, लेकिन अभी यहाँ मैंने NCERT के अकॉर्डिंग ये यूज किया गया, डायपोल का डायरेक्शन ही यूज किया गया है। ठीक है, आगे सेम वही फिर से लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर अभी हमने चार्ज Q1 के द्वारा पॉइंट E पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस वो इक्वेशन से फाइंड आउट कर लिया। अभी आगे हम -q चार्ज के द्वारा पॉइंट Q पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम पहले इसका स्केलर या मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को E से शो कर लेंगे, E - q मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज -q। ठीक है, E - q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बाई, अब यहाँ डिस्टेंस जो है आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2a है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, r है। तो 2a ना लेकर के ये डिस्टेंस a ले लेंगे और फिर ये r ले लेंगे, यानी a + r टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ये a और ये r, तो यहाँ लिख देंगे टोटल डिस्टेंस हो जाएगा r + a होल पावर 2। और अभी यहाँ भी हम डायरेक्शन के लिए अब इसको वेक्टराइज करेंगे। वेक्टराइज करने के लिए यहाँ वेक्टर ये एरो दे देंगे, ये वेक्टराइज हो गया, लेफ्ट हैंड साइड वेक्टराइज हो गया, और राइट हैंड साइड को वेक्टराइज करेंगे। तो अभी आप ये यहाँ देख रहे हैं E का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन -q चार्ज द्वारा जो डायरेक्शन है वो किधर के साइड में है, P से किधर की तरफ जा रहा है, -q की तरफ जा रहा है। ठीक है, डायरेक्शन इधर की तरफ है। तो हमने अभी बताया कि यहाँ जो डायरेक्शन है हम वो डायपोल मोमेंट का ही डायरेक्शन यूज करेंगे यहाँ। अभी डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, -q टू q, मतलब -q से q की तरफ है। तो इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो विपरीत है तो फिर यहाँ आप कैप p लिख लेंगे डायरेक्शन यूज करने के लिए, लेकिन वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि अगर दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर को अगर आपस में इक्वल दिखाना और वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, मैग्नीट्यूड में ठीक है और ऐसे इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट हैं, तो उन दोनों को बराबर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ माइनस यूज कर लिया, माइनस दिख रहा है। ठीक है, अब इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं 2। अभी लिखेंगे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्जेस +q एंड -q। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड P पे कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर ई से शो कर लेते हैं, वो सम होगा वेक्टर E + q प्लस वेक्टर E - q के। इन दोनों को
इन दोनों फील्ड को हम ऐड कर देंगे, जितना सम होगा वो सम होगा टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन या एट पॉइंट P ड्यू टू चार्जेस माइनस Q एंड प्लस Q। ठीक है, अभी इक्वेशन 1 अगर हम देखें, इक्वेशन 1 और 2, तो वेक्टर E प्लस Q एंड वेक्टर E माइनस Q के जो वैल्यू हैं, हम इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R माइनस A होल पावर 2 प्लस, अभी आप यहाँ प्लस लिखेंगे लेकिन इसका जो वैल्यू है वो किस में है, माइनस में है, तो प्लस हटा के हम यहाँ माइनस लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस A स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में से हम कॉमन क्या कर सकते हैं, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/R माइनस A स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर, R माइनस A का होल स्क्वायर या होल स्क्वायर ऑफ R माइनस A, और यहाँ हो जाएगा 1 होल स्क्वायर ऑफ R प्लस A। अभी आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आपको मिल जाएगा, इसको इरेज कर लेते हैं, वेक्टर E इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4A R बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल पावर कितना हो जाएगा, होल पावर 2। मतलब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4AR बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल पावर 2। ठीक है, अभी आप ये मान लेंगे कि ये जो A है ये बहुत छोटी दूरी है, ये A क्या है, बहुत छोटी दूरी है, तो इसको नेगेजिबल ये नगण्य माना जा सकता है, नेगेजिबल माना जा सकता है। तो हम ऐसा कह लेंगे कि A को नगण्य मानकर उसको छोड़ देने के बाद ना के बराबर मान लेंगे, उसको छोड़ दिया जाएगा तो R स्क्वायर केवल बचेगा, R स्क्वायर और ये स्क्वायर दोनों मिलके R पे पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। R पे पावर 4 होगा और R यहाँ ऊपर अंश में भी है, R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एक R कैंसिल हो जाएगा तो R पे पावर 3 होगा। यानी टोटल कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिल जाएगा कि Q इंटू 4A बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू RQ। ठीक है, और साथ साथ अभी इन दोनों में हमने छोड़ क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन, कैप P, और यहाँ भी क्या होगा, कैप P। अब यहाँ भी आप लिख लेंगे, दोनों में से कैप P कॉमन रह जाएगा, यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा कैप P, और यहाँ भी रहेगा कैप P, ये डायरेक्शन शो करता रहेगा, तो वो छूट गया था मैंने इसलिए उसको यहाँ लिख लिया। वेक्टर E इज इक्वल टू 2 इंटू 2QA, ऐसा लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 बाहर रख लेंगे, 2 अंदर रख लेंगे, Q है Q लिख लेंगे, A है A लिख लेंगे, होल बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू RQ और इंटू कैप P। चूँकि हम ये जानते हैं कि वेक्टर P इज इक्वल टू 2QA इंटू कैप P, ये डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो ये हम डायपोल मोमेंट को ही यहाँ रख लेंगे, लिखेंगे, सो इसलिए वेक्टर E इज इक्वल टू 2 ऐसे ही रह जाएगा, और इस पूरे का मतलब ये पूरा लेकर के बन जाएगा क्या, वेक्टर P। ठीक है, टोटल वेक्टर P के बराबर होगा, वेक्टर P डायपोल मोमेंट है, होल बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू RQ। तो अभी ये हो गया इस पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अभी वेक्टर P जो हमने दिया डायपोल मोमेंट, उसको देख के आपको लग रहा होगा कि आखिर हमने यहाँ डायरेक्शन E का जो चुना वो क्यों कैप P चुना, यानी कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमने यहाँ क्यों चुना, अगर वो न चुने होते तो फिर यहाँ डायपोल नहीं यूज कर पाते। ठीक है, तो एक ये भी वजह है, केवल यही एक वजह नहीं है लेकिन एक वजह ये भी है। तो ये अभी आपको फार्मूला मिल गया, फार्मूला नंबर 3, मतलब ये आपको एक फार्मूला मिला या वे क्वांटिटी, उन क्वांटिटियों के बीच रिलेशन मिल गया जो ये शो करते हैं कि इस डायपोल के द्वारा इस पॉइंट P पर, एक्सियल पॉइंट P पर कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो हमने पहला आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल।
ठीक है। डायपोल के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है वो हमने इसमें प्रूव कर लिया, वो हमने व्यंजक उसके लिए स्थापित कर लिया, सूत्र का निगमन कर लिया, यानी डेरिवेट कर लिया, इसको डेरिवेशन कर लिया। अभी आगे हम जानेंगे कि अभी मैंने बताया आपको कि किस तरह से जो है डायपोल के द्वारा इसके विषुवतीय तल पर, लंबवत विषुवतीय तल पर स्थित कोई भी बिंदु हो, इन बिंदुओं पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए अब उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। सेकंड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर, ठीक है, प्राइवेट राइटर इसको विषुवतीय तल भी, प्राइवेट बुक्स में आपको विषुवतीय तल मिल जाता है, प्राइवेट बुक्स में आपको निरक्षीय, उसको अक्षीय और इसको निरक्षीय कहते हैं, ठीक है। निरक्षीय बिंदु पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, और एनसीईआरटी इसको विषुवतीय तल पर, बात एक ही है ना, लेकिन वो शब्दों का हेरफेर है। तो हमें करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई डायपोल है, डायपोल में ये पॉजिटिव चार्ज क्यू है, ये नेगेटिव चार्ज क्यू है, और इसका जो सेंटर है, सेंटर के लंबवत तल में एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P है। इस पॉइंट पर इन दोनों चार्जेस के द्वारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इसके लिए हम फॉर्मूला डेरिवेट करेंगे, सूत्र का निगमन करेंगे। तो मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी 2a है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी माना, 2 है इनके बीच की दूरी, और ये इनका सेंटर है, सेंटर से सीधे ठीक परपेंडिकुलर लाइन पे एक पॉइंट P है, और इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी मान लीजिए कितना, मान लो डायपोल के मिड पॉइंट से R दूरी पर स्थित एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज Q और नेगेटिव चार्ज Q के द्वारा, जबकि इन दोनों के बीच की दूरी 2a है। तो बीच की दूरी 2a है, तो इसलिए ये दूरी हो जाएगा a, और ये भी दूरी हो जाएगा a। और अगर पाइथागोरस पर में यूज करें, पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, तो ये हो जाएगा √r² प्लस a², क्योंकि ये बेस की तरह काम कर रहा है और ये परपेंडिकुलर की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए हाइपोटेनस हो जाएगा √r² प्लस a², मतलब आधार का स्क्वायर, आधार का वो वर्ग धन लंब का वर्ग, लंब का धन वर्ग धन आधार का वर्ग का वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो फिर ये डिस्टेंस हो जाएगा। और सेम ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा, √r² प्लस a², तो ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा। अभी मान लीजिए कि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज Q के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे लग रहा है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे लग रहा है, मान लीजिए इस चार्ज का वो नेगेटिव चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लीजिए वेक्टर E प्लस Q है, और जिसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, और नेगेटिव चार्ज द्वारा जो इस पर फील्ड लग रहा है, इसका डिस्टेंस r² प्लस a², जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस पर अप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके लिए बनता है वो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, और उसको शो कर लेते हैं वेक्टर E माइनस Q। अब इसका डायरेक्शन इधर क्यों है, इसका डायरेक्शन इधर क्यों है, ये मैंने एक वीडियो में आपको बताया था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना हो तो हम ये देख लेते हैं कि चार्ज का स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उस पॉइंट पर बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और यदि चार्ज नेगेटिव है तो उस पॉइंट से चार्ज की तरफ डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इस तरह से हमने ये डायरेक्शन लिख लिया हुआ है, दे दिया हुआ है। अभी इन दोनों वेक्टरों को अगर हम ऐड करें तो इसके पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे ये पैरेलल बन जाए भाई। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ये हो जाएगा पैरेलल लाइन इसके ऐसे, और इसके पैरेलल लाइन ऐसे हो जाएगा, और फिर
ये इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगा। तो ये हमने वेक्टर मेथड से हमने इसको ऐड किया, तो इसका जो सम हुआ इन दोनों वेक्टरों का सम वेक्टर E होगा, जो कि रिप्रेजेंट करता है इस पॉइंट पर इन दोनों ही चार्जों के द्वारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q एट पॉइंट P कितना होगा, वेक्टर E प्लस Q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ हम वेक्टर ना लिख करके इसका मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे। देखिए यहाँ लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज इज एट पॉइंट P। मतलब पॉइंट P पर चार्ज Q के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है हम उसको कैलकुलेट करेंगे, और उसका मैग्नीट्यूड अभी हम उसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ही सिर्फ यूज करेंगे, मैग्नीट्यूड ही फाइंड आउट करेंगे। Q बाई, अब इनके बीच की दूरी कितनी है, √r² प्लस a², और इसका होल स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आ जाता है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, E प्लस Q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² प्लस a², इतना होता है, ये इक्वेशन 1। और इसी प्रकार से जो है एंड लिख के और लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q एट P। मतलब चार्ज -Q के कारण P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका मैग्नीट्यूड हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड हो जाएगा E - Q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² और प्लस a²। ठीक है, क्योंकि इसका भी डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस √r² प्लस a² है। अब ऐसे ही रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, इक्वेशन 2 कर लेंगे। अभी हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। लिखेंगे नेट यानी कुल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अब यहाँ ड्यू टू किसी चार्ज के ड्यू टू नहीं होगा, ड्यू टू डायपोल, डायरेक्ट डायपोल के ड्यू टू। ठीक है, मतलब ये डायपोल मिल करके टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर वो अप्लाई कर रहे हैं वो जानेंगे हम। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर E से शो करेंगे टोटल इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लग रहा है। और आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाता है, इसलिए भी इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है ना। और ये दोनों के ही वेक्टर के बराबर होगा, वेक्टर E प्लस Q चार्ज और वेक्टर E माइनस Q चार्ज, इस वेक्टर और इस वेक्टर के। लेकिन इसमें आपको देखना क्या होगा कि इस वेक्टर का, यानी ये वेक्टर टोटल इस पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल नहीं लगा रहा है। अब किसी भी वेक्टर के आप कंपोनेंट पढ़ चुके हैं 11th में, 2 कंपोनेंट होते हैं, एक ये और एक ये। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। इस कंपोनेंट में अभी यहाँ अगर इसको हम इस तरह से लेते हैं तो यहाँ वो कंपोनेंट यहाँ आ जाता है। और इसमें रही बात थीटा की, तो आप ये जानते हैं कि ये थीटा यहाँ है और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, जिसकी वजह से करस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल भी थीटा ही होगा। और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, जिसकी वजह से इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से ये और ये थीटा ही होगा। तो यहाँ आप ये देख रहे होंगे कि ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हो गया। इसमें अगर मान लीजिए कि ये थीटा है, अगर थीटा है, तो इस कंपोनेंट को हम, और इस वेक्टर का मान लीजिए कि वेक्टर E प्लस Q है, तो इस कंपोनेंट को हम शो करते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो लिखा जाता है E प्लस Q इंटू कॉस थीटा, इस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ जो थीटा हो रहा है, ये जो कंपोनेंट है
ये कंपोनेंट और इस वेक्टर का ये कंपोनेंट, क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट है इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है और इसका डायरेक्शन इधर की तरफ, तो ये दोनों ही कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। यानी इन दोनों ही वेक्टरों के वेक्टर ई प्लस क्यू और वेक्टर ई माइनस क्यू के यही कंपोनेंट जिनका डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ है और इनका भी डायरेक्शन इधर की तरफ से, ये दोनों ही मिलके इसके बराबर होते हैं। आ रहा समझ में? तो इनके दोनों के ही कॉस लेंगे और चूँकि इन दोनों का डायरेक्शन इधर की तरफ है और इसमें हम कैप पी लेंगे, जिसमें हम ये जानते हैं कि माइनस क्यू से डायपोल का जो डायरेक्शन होता है माइनस पी से प्लस क्यू की तरफ होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो फिर हम यहाँ इसके केवल कॉस वाले कंपोनेंट को ही लेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ई प्लस क्यू इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और वो भी प्लस ई माइनस क्यू इंटू कॉस थीटा। और जैसे ही अब चूँकि ये सब जो है स्केलर है और लेफ्ट हैंड साइड आपका वेक्टर है, तो यहाँ डायरेक्शन शो करने के लिए आप वेक्टर वो कैप पी दे देंगे, ठीक है। और चूँकि इन सब की जो दिशाएं हैं वो इधर की तरफ है और कैप पी का डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो इसलिए यहाँ आपको माइनस लगाना होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो इतना जान लीजिए किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस कंपोनेंट को, इस वेक्टर का जो भी वैल्यू होता है उस वैल्यू से, उसके मैग्नीट्यूड से, और ये जो थीटा वैल्यू होता है इससे इसका जो एंगल बन रहा होता है उसके साथ कॉस लिख देंगे, तो इसका वैल्यू निकल जाता है इस कंपोनेंट का। और इसका जो दूसरा ये कंपोनेंट होता है, ये वैल्यू आप इसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे और इंटू साइन थीटा लिख देंगे, साइन थीटा। तो ये दो कंपोनेंटों के रूप में आप इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज इक्वल टू, ये जो भी है ये ई इंटू कॉस थीटा और प्लस ई इंटू साइन थीटा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर इसका मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ आप वेक्टर ही ना दे मैग्नीट्यूड, या ऐसे कर दे, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सम करेंगे तो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो एक को, इस वाले को कॉस कहते हैं और इस वाले को साइन कहते हैं, ठीक है, साइन कंपोनेंट या कॉस, एक को कॉस कंपोनेंट। तो यहाँ हम, आप वेक्टर थोड़ा सा 11th में जाके देख लेंगे अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है तो, वैसे मैंने बता दिया हुआ है। तो अभी हमने कॉस कंपोनेंट ही यूज किए, क्योंकि वही ये दो जो कंपोनेंट हैं, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे की वजह से कैंसिल हो जाते हैं, तो यही कंपोनेंट वर्क कर रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए इन दोनों कंपोनेंट को ही ले रहा है। और यहाँ डायरेक्शन के रूप में हम डायपोल का डायरेक्शन ले रहे हैं, जो कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है, और इनकी दिशाएं जो है वो प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर हो रही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर होता है। ये कॉन्सेप्ट शुरू में ही मैंने समझा दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ माइनस बनता है। अब आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल माइनस लिख लेते हैं। अब यहाँ आप इन दोनों में से कॉस को बाहर कर लीजिए और बचता क्या है, ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू इंटू कॉस थीटा और कैप पी। अब हम ये जानते हैं कि हम सभी इक्वेशन 1 और 2 में इन दोनों के मैग्नीट्यूड यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं। तो मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल हैं और दोनों को ऐड करना है, तो इक्वल मैग्नीट्यूड है तो ऐड कर लीजिए। आप यहाँ लिख सकते हैं इसको 2q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, और इंटू कॉस थीटा लिख लीजिए और इंटू कैप पी लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों ही इक्वल हैं, तो जब दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो 1q और 1q 2q हो गया, ऐड करेंगे तो, और यहाँ माइनस पहले से तो माइनस लिख देंगे। अब हमें कॉस थीटा का वैल्यू रखना होगा, तो यहाँ आ जाते हैं कॉस थीटा का वैल्यू रखने के लिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर इस ट्रायंगल में देखें तो कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, ये कि बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, ए है, तो यहाँ ए लिख देंगे। हाइपोटेनस कितना है, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो हम कॉस के जगह पे इतना लिख सकते हैं, मतलब कॉस को रिप्लेस कर सकते हैं ए बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से। तो यहाँ लिख लेते हैं माइनस 2q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये आपका टोटल हो गया, और इंटू कैप पी डायरेक्शन शो कर रहा है अभी भी। अब आगे कैलकुलेशन को जारी रखते हैं, थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना है। वेक्टर ई इज इक्वल टू, वेक्टर ई का ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वेक्टर ई इज इक्वल टू हम कैलकुलेट करके यहाँ तक आ गए हैं। अब हम ये जानते हैं 2qa, इसका वैल्यू कितने के बराबर होता है, 2qa का अगर वैल्यू देखें तो हम ये, और इनटू कैप पी, इसका वैल्यू होता है
वेक्टर p के इक्वल, डायपोल मोमेंट के इक्वल। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ इज इक्वल टू माइनस वेक्टर p होल बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू। अब भाई में आप ये देख सकते हैं कि पहले से यहाँ छूट गया हुआ है क्या, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये है, और ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। इसका पावर 1 है और इसका पावर 1/2 है। रूट को पावर में अगर कन्वर्ट करें तो 1/2 होगा। तो यहाँ हम कैलकुलेट कर लेते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इनटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 1/2। इसका पावर 1 है और इसका पावर हाफ है और दोनों के बेस इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, मतलब 1 और आधा 1.5 हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ हम मान लेंगे कि ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, तो इसलिए इसको नगण्य मान लेते हैं, छोड़ देते हैं, नेगेजिबल मान लेते हैं, और आर स्क्वायर को सिर्फ लेते हैं। तब उस पर 3/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा क्योंकि न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, तो केवल आपको बचेगा आर क्यू। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हम यहाँ लिख सकते हैं कितना, बाई आर क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और ये जो पॉइंट है वो कहाँ हमने लिया है, इसके डायपोल के सेंटर के परपेंडिकुलर एक प्लेन में, इसके ठीक परपेंडिकुलर एक प्लेन में, इक्वेटोरियल प्लेन भी बोलते हैं उसको, इक्वेटोरियल प्लेन में हमने लिया हुआ है ये पॉइंट। ठीक है, और ये इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया कि डायपोल के कारण उसके एक्सिस पर या उसके इक्वेटोरियल प्लेन में कोई भी पॉइंट हो, उस पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी। तो इसको अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके अगर हमें बताएं किसी तरह का कैलकुलेशन में आपको डाउट है या कोई परेशानी है, तो हम उसको अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। अभी जब तक चैप्टर चल रहा है तब तक देखते रहिए वीडियो, है ना। और अपने जो भी आपके स्टूडेंट क्लासमेट्स हैं उनको भी ये वीडियो शेयर किया कीजिए, उससे उन स्टूडेंट्स को भी सहयोग मिलेगा और हमें भी, और हमारे चैनल का भी ग्रोथ बढ़ेगा, हमारे चैनल का ग्रोथ बढ़ेगा इसकी वजह से। तो ये दोनों ही कारणों से आप चैनल को प्रमोट कीजिए, पढ़ते हुए रहिए, शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, और जब जहाँ कहीं भी समस्या हो कमेंट भी ज़रूर कीजिए।